रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले के जजमेंट पर स्टे लगा दिया है, जिसमें अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए 100 मीटर हाइट क्राइटेरियन एक्सेप्ट किया गया था। पहले गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि सिर्फ वही लैंडफॉर्म्स अरावलीज माने जाएं जो अपने सराउंडिंग एरिया से 100 मीटर से ज़्यादा ऊपर हों, ताकि माइनिंग रेगुलेशन अप्लाई किया जा सके। एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने इसका स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया। उनका कहना था कि कई लो हाइट रिजेस और स्लोप्स भी इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने ऑर्डर पर स्टे लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने उस डेफिनेशन को टेम्परेरीली रोक दिया है और पहली वाली सिचुएशन रिस्टोर कर दी है, जहां अरावलीज को उनके इकोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पर प्रोटेक्ट किया जाता था, सिर्फ हाइट के बेसिस पर नहीं। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरावली रेंज ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्लाइमेट मॉडरेशन और डेजर्टिफिकेशन को रोकने में की रोल प्ले करता है। साथ ही ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, जिसमें स्टेट को नेचुरल रिसोर्सेज का ओनर नहीं बल्कि ट्रस्टी माना जाता है। अब चलते हैं इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज की है, जिसका नाम है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-2025। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का बैंकिंग सिस्टम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग फेजेस में से एक में है। ग्रॉस एनपीएज लगभग 2.1% तक गिर गए हैं, जो कि मल्टी डेकेड लो है। मतलब बैंक्स अब पहले के मुकाबले लोन्स ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर पा रहे हैं। बैंक क्रेडिट और डिपॉजिट्स दोनों ही डबल डिजिट रेट से ग्रो कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी और पब्लिक ट्रस्ट को दिखाता है। बैंक्स की कैपिटल पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर। रिपोर्ट ये भी बताती है कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी बढ़ा है, जहां 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स अब फुली डिजिटली एनेबल हो चुके हैं। लेकिन साथ ही कुछ कंसर्न्स भी हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स का बढ़ना, डिजिटल फ्रॉड रिस्क्स और एआई बेस्ड लेंडिंग सिस्टम से जुड़ी चैलेंजेस। ओवरऑल मैसेज ये है कि ग्रोथ कंटिन्यू रहनी चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज़ के साथ। क्लाइमेट साइंस से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की बात करें तो नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में पब्लिश हुई एक ग्लोबल स्टडी ग्लेशियर डिसअपीयरेंस पर वार्निंग देती है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ग्लोबल ग्लेशियर एक्सटिंक्शन मिड सेंचुरी के आसपास यानी 2040 से 2055 के बीच पीक करेगी। अगर सिवियर वार्मिंग सिनारियोज रहे तो हर साल लगभग 4000 ग्लेशियर्स तक खत्म हो सकते हैं। एल्प्स जैसे रीजन्स के छोटे ग्लेशियर्स सबसे पहले डिसअपीयर हो रहे हैं, जबकि बड़े ग्लेशियर सिस्टम्स धीरे धीरे पर लगातार मेल्ट होंगे। हाई माउंटेन एशिया, जिसमें हिमालयाज भी आते हैं, खास तौर पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दुनिया के 1/3 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं और ये रीजन डायरेक्टली मिलियंस ऑफ पीपल की वाटर सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। इसका इम्पैक्ट रिवर फ्लोज, फ्लड्स, ड्राउट्स और लॉन्ग टर्म वाटर अवेलेबिलिटी पर पड़ेगा। इसलिए क्लाइमेट मिटिगेशन और भी अर्जेंट हो जाती है। अब बात करते हैं डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 79,000 करोड़ रुपीस के कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स अप्रूव किए हैं। डीएसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है और इसे डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का पहला फॉर्मल स्टेप होता है। इन अप्रूवल्स का एम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत फ्रेमवर्क के अंडर इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को प्रमोट करना है। फास्टर और कोऑर्डिनेटेड प्रोक्योरमेंट से इंडिया की प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव होती है और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होता है। डिफेंस से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इंडिजिनस वेपन सिस्टम से आई है। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का मेडन फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, जो 120 किलोमीटर्स तक के टारगेट्स को हाई प्रिसिजन के साथ हिट कर सकता है। पुराने अनगाइडेड रॉकेट्स के कंपैरिजन में इस सिस्टम में एडवांस्ड नेविगेशन और कंट्रोल यूज होता है, जिससे कोलैटरल डैमेज का रिस्क कम होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसे एग्जिस्टिंग पिनाका लॉन्चर्स से ही फायर किया जा सकता है, मतलब बिना नई इंफ्रास्ट्रक्चर के बैटलफील्ड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ये इंडिया की लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी स्ट्रेंथन करता है। गवर्नेंस और एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बिल का एम हायर एजुकेशन रेगुलेशन को ओवरहॉल करना है, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे बॉडीज को रिप्लेस करके एक सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसमें रेगुलेशन, अक्रेडिटेशन और स्टैंडर्ड्स के लिए 3 इंडिपेंडेंट काउंसिल्स प्रपोज किए गए हैं, ताकि ओवरलैप और कन्फ्यूजन कम हो। आइडिया यह है कि एनईपी 2020 को ज़्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके, क्वालिटी इंप्रूव हो, रिसर्च बूस्ट हो, एनरोलमेंट बढ़े और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सकें। अगर सही तरह से इंप्लीमेंट हुआ तो ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकता है। अब चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ।
ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2026 से इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 100% टैरिफ्स एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इससे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स को काफ़ी फायदा मिलेगा। ये मूव स्पेशली एमएसएमईज, फार्मर्स और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगा और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। मैरिटाइम हेरिटेज और सॉफ्ट पावर की बात करें तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल आईएनएस कौंडिन्या ने पोरबंदर से मस्काट तक अपनी मेडन वॉयज शुरू की है, जो एंशिएंट इंडियन ट्रेड रूट्स को रिट्रेस करती है। ये शिप एंशिएंट स्टिच्ड शिप टेक्निक से बनाई गई है, जिसमें वुडन प्लैंक्स को नेल्स की जगह नेचुरल फाइबर्स से स्टिच किया जाता है। इसी टेक्निक की वजह से एंशिएंट इंडियन सेलर्स लॉन्ग ओशन वॉयजेस कर पाते थे। ये वॉयज इंडिया के रिच मैरिटाइम हेरिटेज और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स के रिवाइवल को हाईलाइट करता है। सोशियो रिलीजियस हिस्ट्री से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट असम से आई है। बटाद्रवा थान का रीडेवलपमेंट श्रीमंता शंकरदेवा की लेगेसी को हाईलाइट करता है, जो नियो वैष्णवा भक्ति मूवमेंट के फाउंडर थे। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने असमीज लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर और सोशल रिफॉर्म को शेप किया, स्पेशली नामघर्स और सतरास जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने ईयर के फाइनल ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रॉन्ग नोट पर क्लोजिंग दी है। बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में रहे हैं, जिसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग एक्टिविटी अच्छी रही और इन्वेस्टर्स 2026 को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में पिक्चर थोड़ी अलग थी, क्योंकि इंडियन रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट हुआ है, यानी उसकी वैल्यू कम हुई है। रुपी 9 पैसे गिरकर यूएस डॉलर के मुकाबले 89 रुपीज 87 पैसे पर क्लोज हुआ है, जिसका सीधा असर हमारे इंपोर्ट्स पर पड़ेगा, जो थोड़े महंगे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के सेक्टर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2025 यानी NFAP 2025 रिलीज कर दिया है, जो तुरंत इफेक्ट में आ गया है। इससे आप गवर्नमेंट का ट्रैफिक रूल बुक समझ सकते हैं, जो डिसाइड करता है कि कौन सी एयरवेव्स या सिग्नल्स किस काम के लिए यूज होंगे। इस प्लान में फ्यूचर के लिए 6G नेटवर्क्स और सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम रिजर्व किया गया है, ताकि आने वाले टाइम में हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिल सके। इसके साथ ही टेलीकॉम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ मेजर रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, जो कल 1 जनवरी 2026 से मैंडेटरी होंगे। बैंकिंग सेक्टर की तरफ बढ़ें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग रिलीज की है। अच्छी खबर यह है कि बैंक्स की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स में 11% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है, मतलब बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ में स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन कस्टमर्स के लिए एक सीरियस वार्निंग भी है। रिपोर्ट के मुताबिक भले ही नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड केसेस कम हुए हैं, लेकिन फ्रॉड्स में लूज होने वाला टोटल अमाउंट 30% बढ़कर 21,000 करोड़ रुपीस से ऊपर चला गया है। इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एक्स्ट्रा विजिलेंस जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ है, जहां गुजरात गवर्नमेंट ने गिफ्ट सिटी में इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी AIIRO एस्टैब्लिश करने का अप्रूवल दे दिया है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जहां गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज मिलकर हेल्थ केयर और ड्रग डिस्कवरी में AI का यूज करेंगी। ये फैसिलिटी 1 जनवरी 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगी और न्यू मेडिसिन्स इन्वेंट करने में मदद करेगी। एनवायरनमेंट पर एक वरिंग अपडेट है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि ईयर 2024 ग्लोबली वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था। रिपोर्ट में क्लाइमेट एनॉमलीज को हाईलाइट किया गया है, जिसका मतलब है वो वेदर पैटर्न्स जो नॉर्मल रूल्स को ब्रेक करते हैं। इंडिया ने 2024 में 366 में से 322 डेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फेस किए हैं, जो क्लाइमेट चेंज की एक्सेलरेटिंग पेस को दिखाता है। लीगल सेक्टर में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब होता है किसी कॉन्विक्ट की पनिशमेंट को टेम्पररी रोकना जब तक अपील चल रही हो। कोर्ट ने कहा है कि हीनियस क्राइम्स जैसे कि रेप केसेस में लाइफ सेंटेंस को कैजुअली सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये क्लैरिफाई करता है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है, बल्कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है, जिसे बहुत स्ट्रिक्टनेस से यूज करना चाहिए। डिजिटल इंडिया के फ्रंट पर देश ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। इंडिया का ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस अब 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुका है। पिछले 10 इयर्स में ये नंबर 6 टाइम्स बढ़ा है, जो ये शो करता है कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब मेट्रो सिटीज से निकलकर रिमोट विलेजेस तक पहुंच चुकी है।
इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करें तो सीरिया में गवर्नमेंट ने नई करेंसी नोट्स अनवेल किए हैं जो कल से सर्कुलेशन में आएंगी। वहां रीडिनोमिनेशन किया जा रहा है, यानी करेंसी से जीरोज हटाए जा रहे हैं ताकि हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब पैसे की वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है, और इस स्टेप से डेली ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेगम खालिदा जिया का फ्यूनरल ढाका में हुआ। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की चेयरपर्सन थी और देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनका पासिंग साउथ एशियन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है। वापस इंडिया के एनवायरमेंटल इश्यूज पर आते हैं, जहां वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट क्राइसिस पर डिस्कशन तेज हो गया है। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, लेकिन राइस ग्रो करने में बहुत ज्यादा पानी लगता है। इसका मतलब है कि राइस के साथ साथ हम अपना ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स ग्राउंड वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में वाटर टेबल तेजी से गिर रहा है और फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी रिस्क में है। पोल्यूशन की बात करें तो एक नई एनालिसिस ने दिल्ली के पोल्यूशन के लिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को जिम्मेदार ठहराया है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं, लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में गैसेस के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का मिक्स होना। ये पार्टिकल्स लंग्स में डीप पेनिट्रेट करते हैं और हेल्थ के लिए ज्यादा डेंजरस होते हैं। फिनटेक सेक्टर में Rediff.com को एनपीसीआई से अप्रूवल मिल गया है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के तौर पर काम करने का। जल्द ही मार्केट में Rediff पे लॉन्च होगा, जो गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप्स को टक्कर देगा और पेमेंट्स के साथ साथ फाइनेंशियल वेलनेस और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेगा। रीजनल सिक्योरिटी में टेंशन बढ़ गई है क्योंकि चाइना ने ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 नाम से लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की हैं। ये लाइव फायर एक्सरसाइजेज एक तरह से ब्लॉकेड ऑपरेशन की सिमुलेशन थी, जो ये सिग्नल देता है कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में चाइना आइलैंड को आइसोलेट कर सकता है। आखिरी खबर में हम साल का रिव्यू करते हैं लेबर रिफॉर्म्स पर। गवर्नमेंट ने 4 हिस्टोरिक लेबर कोड्स को इफेक्टिव बना दिया है, जो 29 पुराने लॉज को रिप्लेस करता है। इसमें फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी परमानेंट स्टाफ जैसे बेनिफिट्स मिले, और मिनिमम वेजेस को सभी एम्प्लॉयज के लिए स्टैट्यूटरी राइट बनाया गया है। अब मुझे पता है ट्रिलियन डॉलर नंबर्स हम काफी बार सुनते हैं, लेकिन चलिए इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं। इंडिया का जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। जीडीपी को आप एक कंट्री का ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हो, मतलब देश में टोटल क्या प्रोड्यूस हो रहा है और क्या सेल हो रहा है। जापान को बीट करना इस बात का सिग्नल है कि हमारा इकोनॉमिक इंजन उनसे बड़ा हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी आप और मैं ज्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया अब एक गोल्डीलॉक्स फेज में है, एक फैंसी इकोनॉमिक टर्म जिसका मतलब है कंडीशंस बिल्कुल जस्ट राइट हैं। ग्रोथ स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी। अब हम जर्मनी के बिल्कुल पीछे हैं और एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक थर्ड पोजीशन के लिए स्ट्रांग कंटेंडर हैं। इकोनॉमी से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक ट्रैवल रेवोल्यूशन की। इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी कोलकाता रूट पर फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब तक जितनी भी वंदे भारत ट्रेन्स थीं वो सिर्फ चेयर कार वर्जन्स थीं, जो डे ट्रैवल के लिए बेस्ट होती हैं, लेकिन स्लीपर वर्जन लॉन्ग डिस्टेंस ओवरनाइट जर्नीज के लिए डिजाइन की गई है और इसका एम है पुरानी राजधानी ट्रेन्स को रिप्लेस करना। इसमें यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम, मतलब इंजन सिर्फ आगे नहीं होता बल्कि पावर कोचेज में स्प्रेड होती है। इससे ट्रेन तेज एक्सेलरेट करती है और राइड ज्यादा स्मूथ होती है, बिना जर्क्स और सडन जोल्ट्स के। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर्स की। पाकिस्तान के साथ टेंशन्स फिर से बढ़ गए हैं दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर, जो चिनाब रिवर में जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। इंडिया ने इस 260 मेगावाट प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है कि इंडिया वाटर वेपनाइज कर रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब ये कोई बड़ा डैम नहीं है जो पानी रोक के रखता हो। इसमें फ्लोइंग वाटर को सिर्फ एक टनल के थ्रू डाइवर्ट किया जाता है टर्बाइन घुमाने के लिए, और फिर पानी वापस रिवर में छोड़ दिया जाता है। इसलिए इंडिया का कहना है कि ये प्रोजेक्ट इंडस वाटर्स ट्रीटी के बिल्कुल लीगल है, चाहे पड़ोसी देश इससे अग्री करें या ना करें। टेक्नोलॉजी फ्रंट पर एक बड़ी अपडेट। बीएसएनएल ने आज से नेशन वाइड वॉइस ओवर वाईफाई या VWO लॉन्च कर दिया है। अगर आप कभी ऐसे बिल्डिंग में रहे हो जहां थिक वॉल्स की वजह से मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है, तो ये फीचर आपके लिए है। सिंपल शब्दों में आपका फोन अब सेल टावर ढूंढने के बजाय वाईफाई नेटवर्क के थ्रू कॉल कनेक्ट करेगा। ये बिल्कुल व्हाट्सएप कॉल जैसा है, बस डिफरेंस ये है कि आप नॉर्मल डायलर यूज करते हो और किसी एक्स्ट्रा ऐप की जरूरत नहीं होती।
इसी टेक सेगमेंट में एक प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन साइंस। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल ने देश की पहली 3D फ्लेक्स एक्विस एंजियोग्राफी सक्सेसफुली परफॉर्म की है। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इस टेक्निक से डॉक्टर्स आंखों के ड्रेनेज चैनल्स को रियल टाइम 3D में देख सकते हैं, जिससे सर्जरी ज़्यादा सेफ और प्रिसाइज हो जाती हैं। इकोनॉमी के नंबर्स को थोड़ा और स्ट्रांग बनाते हुए दिसंबर 2025 के जीएसटी कलेक्शंस भी आ चुके हैं और नंबर काफ़ी सॉलिड है, 1.75 लाख करोड़। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जीएसटी कलेक्शन एक तरह का थर्मोमीटर है देश की बिजनेस हेल्थ का। ज़्यादा कलेक्शन का मतलब है लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं और बिजनेसेस एक्टिव हैं। ये नंबर लास्ट ईयर से 6% ज़्यादा है, जो दिखाता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडियन कंज्यूमर कॉन्फिडेंट है और स्पेंडिंग कर रहा है। अब एक बहुत ही स्पेसिफिक डिप्लोमैटिक रिचुअल जो हर साल न्यू ईयर के दिन होता ही है, चाहे रिलेशंस कितने भी टेंस क्यों ना हो। इंडिया और पाकिस्तान ने आज फिर से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट एक्सचेंज की है। सुनने में स्कैरी लग सकता है, लेकिन असल में ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो 1988 के ट्रीटी के अंडर आता है। बेसिकली दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बताती हैं, ये मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के एग्जैक्ट लोकेशंस हैं, इन्हें कभी टारगेट मत करना। ये एक तरह का जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है ताकि किसी भी सिचुएशन में कैटास्ट्रॉफिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट ना हो। और ये एक्सचेंज 35th कंसेक्यूटिव ईयर हो रहा है, बिना एक भी ब्रेक के। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप नए हाईवेज पर पॉट होल्स देख देख के फ्रस्ट्रेट हो चुके हो तो ये अपडेट होपफुल है। NHAI ने नेशनल टेस्ट हाउस के साथ एक पैक्ट साइन किया है। नेशनल टेस्ट हाउस को आप एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी इंस्पेक्टर समझ सकते हो। अब से हाईवेज में यूज होने वाला सीमेंट, स्टील और सॉइल का थर्ड पार्टी टेस्टिंग होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स अब अपना ही काम खुद सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे, एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट वेरीफाई करेगा कि मटेरियल स्ट्रांग है या नहीं, इससे पहले कि आप उस रोड पर ड्राइव करें। सोशल वेलफेयर फ्रंट पर आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 9 साल कंप्लीट हुए हैं। इस स्कीम के अंडर प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाता है। सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट उन विमेन को कॉम्पनसेट करती है जो प्रेगनेंसी के दौरान वेज लॉस सफ़र करती हैं, ताकि वो अच्छा न्यूट्रिशन और प्रॉपर रेस्ट ले सकें। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल इंटरवेंशन है जो मैल न्यूट्रिशन को बिल्कुल शुरू से ही फाइट करता है और नेक्स्ट जनरेशन को ज़्यादा हेल्दी स्टार्ट देता है। अब चलिए कुछ रैपिड अपडेट्स पर नजर डालते हैं। स्मोकर्स के लिए बैड न्यूज़। 1 फरवरी से सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी दिखा, जहां ITC शेयर्स गिर गए। नॉर्थ इंडिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो फ्लाइट स्टेटस चेक कर लेना। दिल्ली और पंजाब में डेंस फॉग की वजह से फ्लाइट्स डिसरप्ट हुई हैं। ये रेडिएशन फॉग होती है जो तब बनती है जब रात को ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और हवा में मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है। डिफेंस सेक्टर में DRDO ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जिसका एक्सटेंडेड रेंज 120 किलोमीटर हो गया है, जो इंडियन आर्टिलरी के लिए एक मेजर बूस्ट है। प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट से कहा है कि वो सेंटर के प्रगति प्लेटफॉर्म को रेप्लिकेट करें। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फाइल्स और डिलेज में अटके ना रहें। प्रगति एक 3 टियर सिस्टम पर काम करता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और स्टेट चीफ सेक्रेटरीज शामिल होते हैं। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी का यूज़, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड्स, ड्रोन मॉनिटरिंग और ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन। इसका सिंपल आइडिया ये है कि प्रोजेक्ट्स को लाइव ट्रैक किया जाए, प्रॉब्लम्स तुरंत आइडेंटिफाई हों और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अगर स्टेट्स इस मॉडल को प्रॉपर्ली अडॉप्ट करती हैं तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो सकती है और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज काफ़ी कम हो सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर इंडिया के मैरिटाइम और शिप बिल्डिंग सेक्टर से है। मिनिस्ट्री ऑफ बोट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने 2 मेजर इनिशिएटिव्स के ऑपरेशनल गाइडलाइंस नोटिफाई किए हैं: शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम और शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के अंदर शिप बिल्डर्स को पर वेसल 15 से 25% तक डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा, जो शिप के साइज और टाइप पर डिपेंड करेगा, स्मॉल, लार्ज या स्पेशलाइज्ड। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट, जिसमें अगर शिप ओनर्स अपने पुराने वेसल्स को इंडियन यार्ड्स में स्क्रैप करते हैं तो उन्हें स्क्रैप वैल्यू का 40% क्रेडिट मिलेगा। इससे रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन बनाई जाएगी ताकि कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग हो सके।
दूसरी स्कीम का फोकस है लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स, एग्जिस्टिंग शिपयार्ड्स का मॉडर्नाइजेशन और इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के अंडर इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट शामिल है। इन सब का ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना और मैरिटाइम सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बढ़ाना। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली आईएनएस वागशीर पर हिस्टोरिक सबमरीन सॉर्टी की। वो ऐसा करने वाली सिर्फ दूसरी इंडियन प्रेसिडेंट हैं। आईएनएस वागशीर प्रोजेक्ट 75 के अंडर कलवारी क्लास की 6th और फाइनल सबमरीन है। ये सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक टाइप की हैं, जो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स ने फ्रेंच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाई हैं। वागशीर का नाम सैंडफिश एक डीप सी प्रेडेटर से लिया गया है। ये दुनिया की सबसे क्वाइट सबमरीन्स में से एक मानी जाती है। थैंक्स टू इसकी एडवांस्ड स्टेल्थ डिज़ाइन, ये सबमरीन लगभग 50 दिन तक सी में रह सकती है, 350 मीटर से ज़्यादा डेप्थ तक डाइव कर सकती है और इसमें टॉर्पीडोज, एंटी शिप मिसाइल्स और माइन लेइंग कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। ये इवेंट क्लियरली इंडिया की ग्रोइंग इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। टैक्सेशन और लीगल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल के 83 नए अपॉइंटेड मेंबर्स को बेंचेस अलॉट कर दी हैं। जीएसटी 80, जो सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड है, जीएसटी ऑर्डर्स और एंटी प्रॉफिटियरिंग केसेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। इसका प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में होगा और स्टेट बेंचेस 44 लोकेशंस पर एस्टैब्लिश की जाएंगी। जब जीएसटी 80 फुली फंक्शनल हो जाएगा तो हाई कोर्ट्स पर लिटिगेशन का बर्डन कम होगा और टैक्स पेयर्स को फास्टर रिलीफ मिलेगा। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टीज कंक्लूड हो चुकी है, जिसमें दोहा डिक्लेरेशन 2025 अडॉप्ट की गई है। इस डिक्लेरेशन में कंट्री से कहा गया है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्रॉस बॉर्डर करप्शन और फाइनेंशियल क्राइम्स के अगेंस्ट लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। यूएनसीएसी, जो 2003 में अडॉप्ट हुई थी, दुनिया का सिर्फ एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है और इंडिया इसका पार्टी है। आज के टाइम में जब फाइनेंशियल क्राइम्स इजीली बॉर्डर्स क्रॉस कर लेते हैं, ये डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस और टेक्नोलॉजी से एक बड़ी खबर आई है चाइना से। चाइना ने मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके सिर्फ 2 सेकंड्स में 700 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अचीव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मैगलेव ट्रेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के थ्रू ट्रैक्स के ऊपर लेविटेट करती हैं, जिससे व्हील और रेल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। इससे फ्रिक्शन, नॉइज और वाइब्रेशन कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस होती है और ट्रैवल ज़्यादा स्मूथ और एनर्जी एफिशिएंट बन जाता है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये फ्यूचर ऑफ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट को क्लियरली शो करती है। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज़ में आंध्र प्रदेश का कोल्लेरू लेक फिर से न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ की यूनिक ब्लैक ड्राइड फिश डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में पॉपुलर हो रही है। कोल्लेरू लेक कृष्णा और गोदावरी रिवर डेल्टास के बीच लोकेटेड है और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है। ये लेक एक नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर का काम करता है और हर साल मिलियंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को सपोर्ट करता है। 1999 में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर होने के बाद ये लेक फिशिंग, डक फार्मिंग और एग्रीकल्चर के थ्रू हजारों लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश का पार्वती आर्गा बर्ड सैंक्चुरी अब इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो गया है। ESZ का काम होता है प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड बफर क्रिएट करना, ताकि हार्मफुल एक्टिविटीज रेगुलेट हो सकें। ये सैंक्चुरी 2 ऑक्सबो लेक से मिलकर बना है और ये भी रामसर साइट है। यहाँ व्हाइट रम्ड वल्चर जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। ESZ डिक्लेरेशन से बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी। सिविल एविएशन सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम लॉन्च किया है। ये फैसिलिटी उड़ान भवन न्यू दिल्ली से 24/7 ऑपरेट करेगी। इसमें मिनिस्ट्री, DGCA, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरलाइंस के ऑफिशियल्स एक ही जगह काम करेंगे। पैस्कर को एयर सेवा प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया गया है और ये रियल टाइम डैशबोर्ड्स और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके डीलेज, कैंसिलेशंस, रिफंड्स और बैगेज इश्यूज जैसे कंप्लेंट्स को ज़्यादा फास्ट रिजॉल्व करेगा। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश के नरसापुरम लेस क्राफ्ट को हाईलाइट किया है। ये 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई क्रोशे लेस क्राफ्ट है, जो फाइन कॉटन थ्रेड्स और क्रोशे हुक्स से बनाई जाती है। इस क्राफ्ट में लगभग 60% आर्टिसंस विमेन हैं। इससे GI टैग और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रिकग्निशन मिल चुकी है। आज ये लेस प्रोडक्ट्स ग्लोबली एक्सपोर्ट होते हैं और हजारों रूरल फैमिलीज की लाइवलीहुड का सोर्स हैं।
ट्रेडिशनल मेडिसिन और सॉफ्ट पावर के एरिया में गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर आयुष को एक्टिवली प्रमोट कर रही है। ये स्कीम आयुष प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल अवेयरनेस, इंटरनेशनल फेलोशिप्स, एकेडमिक चेयर्स और फॉरेन कंट्रीज में आयुष इंफॉर्मेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश करने को सपोर्ट करती है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड खबर में हिमाचल प्रदेश ने इंडस्ट्रियल हेम्प कल्टीवेशन को लीगल और रेगुलेट करने की डायरेक्शन में स्टेप लिया है। इंडस्ट्रियल हेम्प मैरिजुआना से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें THC 0.3% से कम होता है, इसलिए ये नॉन साइकोएक्टिव होता है। इसका यूज टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बायोफ्यूल, पेपर और कॉस्मेटिक्स में होता है और ये फार्मर्स के लिए हाई वैल्यू ऑल्टरनेटिव क्रॉप बन सकता है। कटिंग एज फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी कोम टेक्नोलॉजी पर काफ़ी अटेंशन मिल रही है। फ्रीक्वेंसी कोम स्पेशल लेज़र टूल्स होते हैं जो इवनली स्पेस्ड फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं। इनका यूज़ एटॉमिक ऑक्स कैलिब्रेशन, एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन, ग्रेविटेशनल मेजरमेंट्स और हाई स्पीड स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में साइंटिस्ट ने मेघालय के मौसिन राम के बैम्बू फॉरेस्ट्स में एक नई फंगस स्पीशीज पैरासिन्नेमेलिसिया खासियाना डिस्कवर की है। ये डिस्कवरी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक कंप्लीटली नया जीनस आइडेंटिफाई हुआ, जो ये बताता है कि अर्थ की बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अननोन है। यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM को फुली इंप्लीमेंट कर दिया है। सिंपल शब्दों में ये दुनिया का पहला कार्बन टैक्स ऑन इंपोर्ट्स है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट या फर्टिलाइजर्स जैसे कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पोल्यूशन के साथ प्रोड्यूस करती है, तो EU अब उन प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा जब वो यूरोप एंटर करेंगे। इसका एम ये है कि कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज उन कंट्रीज में शिफ्ट ना करें जहां क्लाइमेट रूल्स वीक हैं। इस प्रॉब्लम को कार्बन लीकेज कहते हैं। इंडिया के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप को होने वाले स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट एक्सपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं, जिससे कंपेटिटिवनेस अफेक्ट हो सकती है जब तक इंडस्ट्रीज क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स अडॉप्ट न करें। डिफेंस न्यूज़ में इंडिया ने ओडिशा कोस्ट से प्रलय मिसाइल्स का सक्सेसफुल सैल्वो लॉन्च किया है। प्रलय एक इंडिजिनस शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सर्फेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो DRDO ने डेवलप किया है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर्स तक के टारगेट्स को हिट कर सकता है और इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड्स विद वेरी हाई एक्यूरेसी होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये रेडार स्टेशंस, एयर स्ट्रिप्स और कमांड सेंटर्स जैसे टारगेट्स को मिनिमल एरर के साथ स्ट्राइक कर सकता है। मिसाइल की मिड एयर में पाथ चेंज करने की कैपेबिलिटी इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल बना देती है और इंडिया की कन्वेंशनल डेटरेंस स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करती है। एक और इंपॉर्टेंट डिफेंस डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी और नेवी के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 4600 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है। ये कॉम्पैक्ट 5.56 mm वेपन्स स्पेशली अर्बन वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनका शॉर्टर बैरल और लाइटर वेट इन्हें बिल्डिंग्स, शिप्स और नैरो लेन्स जैसे टाइट स्पेसेस में यूज़ करना ईजी बनाता है, बिना इफेक्टिव फायर पावर कॉम्प्रोमाइज़ किए। एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी न्यूज़ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक माइलस्टोन अचीव किया है विद द इनॉग्रल फ्लाइट ऑफ ध्रुव NG, जो ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर का न्यू जनरेशन सिविलियन वर्जन है। ये हेलीकॉप्टर मल्टीपल रोल्स के लिए बनाया गया है, जैसे ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज, डिजास्टर रिलीफ, टूरिज्म और यूटिलिटी ऑपरेशंस। मॉडर्न एवियोनिक्स और सिस्टम्स के साथ ये इंडिया की सिविल एविएशन कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करता है और एरोस्पेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के गोल को सपोर्ट करता है। इकोनॉमी और रिसोर्सेज की बात करें तो ग्लोबली कॉपर प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं, जो $12,000 पर टन से ज़्यादा हो चुके हैं। कॉपर को अक्सर मॉडर्न डेवलपमेंट की बैकबोन कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स और कंस्ट्रक्शन में एसेंशियल हैं। इंडिया के पास राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में कॉपर रिजर्व्स हैं, लेकिन राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस से पावर, ऑटोमोबाइल और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसी इंडस्ट्रीज के कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं। साइंस और हेल्थ में इंडियन साइंटिस्ट्स ने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम पैथजेनी है, जो ड्रग डिस्कवरी को फास्ट बनाता है। ये सॉफ्टवेयर सिमुलेट करता है कि ड्रग मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर प्रोटीन से कैसे डिटैच होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ड्रग का प्रोटीन से कितनी देर तक अटैच्ड रहना उसकी इफेक्टिवनेस डिसाइड करता है। ओल्डर मेथड्स के अनलाइट, जो मॉलिक्यूल्स को आर्टिफिशियली फोर्स करते थे, पैथजेनी नेचुरल प्रोसेसेस को मिमिक करता है, जिससे सिमुलेशंस ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और बेटर मेडिसिन्स डेवलप करना फास्टर हो जाता है। पब्लिक हेल्थ से जुड़ी एक मेजर डिसीजन में गवर्नमेंट ने नीमीसुलाइड पेन किलर के ओरल फॉर्मुलेशंस पर एक्शन लिया है। 100 मिलीग्राम से ज़्यादा नीमीसुलाइड वाले ओरल फॉर्मुलेशंस को बैन कर दिया गया है, सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से, स्पेशली लिवर डैमेज के रिस्क को देखते हुए।
नीमीसुलाइड पहले से ही कई कंट्रीज में बैन है या अप्रूव ही नहीं हुआ, और ये मूव इंडिया में पेशेंट सेफ्टी पर स्ट्रॉन्ग फोकस को रिफ्लेक्ट करता है। गवर्नेंस और लैंड रिफॉर्म्स के एरिया में गवर्नमेंट ने लैंड स्टैक और ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स लॉन्च किया है अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये एक जीआईएस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लैंड रिकॉर्ड्स को एक सिस्टम में लाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लैंड डिस्प्यूट्स कम होते हैं और सिटीजन्स को प्रॉपर्टी ओनरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। एजुकेशन और स्किलिंग में स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस यानी सोर प्रोग्राम को स्किल इंडिया मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है। इसका एम क्लासेस 6 to 12 के स्टूडेंट्स को एआई स्किल्स इंट्रोड्यूस करना है और एजुकेटर्स को भी ट्रेन करना है। ये इनिशिएटिव इंडिया के यूथ को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, जहां एआई लिटरेसी बिल्कुल कंप्यूटर स्किल्स की तरह बेसिक होगी। इकोलॉजी और कॉन्जर्वेशन से एक हिस्टोरिक न्यूज़ पेरू से आई है, जहां अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज को दुनिया के पहले इंसेक्ट्स के रूप में लीगल राइट्स दिए गए हैं। ये एंशिएंट पोलिनेटर्स बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लगभग 80% प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ककाओ और कॉफ़ी भी शामिल हैं। इनकी प्रोटेक्शन का मतलब है बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी और इंडिजिनस लाइवलीहुड्स। वाइल्ड लाइफ न्यूज़ में इंडिया के उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में रेयर सिरकीर मलकोहा बर्ड पहली बार रिकॉर्ड की गई है। ये बर्ड अपनी लॉन्ग टेल, ऑलिव ब्राउन फेदर्स और कर्व्ड रेंग बीक के लिए जाना जाता है। ये बाकी कई कुकूज से अलग है क्योंकि ये अपना खुद का नेस्ट बनाता है, दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में एग्स नहीं देता। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बुल्गारिया ने ऑफिशियली यूरो अडॉप्ट कर लिया है और अब ये यूरोजोन का 21st मेंबर बन गया है। इस मूव से बुल्गारिया की यूरोप के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पर डिपेंडेंस कम होगी। वेदर रिलेटेड न्यूज़ में यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में रिसेंटली एक पावरफुल बॉम्ब साइक्लोन हिट हुआ है। बॉम्ब साइक्लोन तब बनता है जब किसी स्टॉर्म की इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है ड्यू टू अ शार्प ड्रॉप इन एयर प्रेशर, जिसके कारण हैवी स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स और सिवियर विंटर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड ने हाईलाइट किया है कि इंडिया के एक्सपोर्ट स्लो हो रहे हैं और इसका मेन रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लगाए गए स्टीप इंपोर्ट टैरिफ्स, जो कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% तक पहुंच गए हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो टैरिफ्स मतलब टैक्स जो कोई कंट्री बाहर से आने वाले गुड्स पर लगाती है। जब यूएस इतना ज़्यादा टैक्स लगा देता है तो इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ महंगे हो जाते हैं, डिमांड कम होती है और एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो इंडिया का हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए और जिसका चेयरमैन यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर होता है, उसने वार्न किया है कि ऐसे ट्रेड बैरियर्स जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पर बुरा असर डाल सकते हैं। ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। इकोनॉमी से ही जुड़े हुए एक और बड़े डिसीजन पर आते हैं। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMES के अंडर 22 मेजर प्रपोजल्स अप्रूव किए हैं। ये स्कीम अप्रैल 2025 में नोटिफाई की गई थी, लगभग 23,000 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ, और इसका एम है इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का ग्लोबल हब बनाना। अब तक इंडिया मोबाइल फोन्स असेंबल करने में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स अभी भी इंपोर्ट होते थे। ECMES का फोकस है डिस्प्ले मॉड्यूल्स, कैमरा मॉड्यूल्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, लिथियम आयन सेल्स, टेलीकॉम सब असेंबलीज और कैपिटल इक्विपमेंट जैसे कंपोनेंट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना। इसका गोल है इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट करना और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम देखते हैं कि पिछले एक डेकेड में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 6 गुना बढ़ा है और इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। एक्सपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड एक और इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर कुछ नए पायलट स्कीम्स लॉन्च किए हैं, खासकर उसके फाइनेंशियल सपोर्ट पिलर के तहत, जिसे निर्यात प्रोत्साहन कहा जाता है। इन स्कीम्स के थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट पर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा है, मतलब एक्सपोर्टर्स को जो लोन लेना पड़ता है गुड्स भेजने के लिए, उस पर कम इंटरेस्ट देना होगा। इसके साथ साथ कोलैटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी सिस्टम के थ्रू। ये एमएसएमईज और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स के लिए। पूरा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का एम है एक्सपोर्टिंग का कॉस्ट कम करना, ट्रेडिशनल मार्केट्स से आगे नए मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना और इंडिया की ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाना। पब्लिक हेल्थ के फील्ड में एक बड़ी अचीवमेंट सामने आई है। इंडिया ने 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस में 123rd पोजीशन से जंप करके 2025 में ग्लोबली 8th पोजीशन हासिल कर ली है। ये डेटाबेस, जिसे विजीबेस के नाम से जाना जाता है, मेडिसिन्स और वैक्सीन्स के एडवर्स रिएक्शंस को वर्ल्ड वाइड ट्रैक करता है।
इंडिया की इस प्रोग्रेस का क्रेडिट जाता है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को, जो ड्रग सेफ्टी मॉनिटर करता है और ड्रग रेगुलेटर को रिकमेंडेशंस भेजता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया अब मेडिसिन्स की सेफ्टी इंश्योर करने में ग्लोबल लेवल पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी की। वेस्टर्न घाट से काफ़ी वरिंग इंसिडेंट सामने आया है, जहां गैलेक्सी फ्रॉग के एक ग्रुप के 7 मेंबर्स के गायब होने की खबर है और माना जा रहा है कि ये इंटेंस फोटो टूरिज्म की वजह से हुआ। गैलेक्सी फ्रॉग दुनिया के रेयरेस्ट एम्फिबियंस में से एक है, जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और अपनी ब्लैक स्किन पर चमकते ब्लू स्टार लाइक स्पॉट्स के लिए जाना जाता है। ये फ्रॉग्स लाइट और डिस्टर्बेंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये इंसिडेंट दिखाता है कि अच्छी नीयत से की गई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी फ्रेजाइल स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर उन स्पीशीज़ को जो पहले से ही IUCN की अकॉर्डिंग वल्नरेबल कैटेगरी में है। बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट खबर में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने आंध्र प्रदेश के रेड सैंडर्स फार्मर्स को एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म के अंडर कॉम्पनसेशन डिसबर्स किया है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत आता है, और इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ फेयरली शेयर किए जाएं। रेड सैंडर्स एक एंडेंजर्ड ट्री स्पीशीज़ है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज़ में पाई जाती है और काफ़ी वैल्यूएबल है। ये स्टेप फार्मर्स के कंजर्वेशन रोल को रिकॉग्नाइज करता है। साइंस और हेल्थ की तरफ बढ़ते हुए रिसर्चर्स ने दिल्ली के कुछ एरियाज में इंडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के हाई लेवल्स पाए हैं। स्टेफाइलोकोकस जनरली कॉमन बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जब ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो ये सीरियस पब्लिक हेल्थ रिस्क बन जाते हैं। ये फाइंडिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बढ़ते हुए प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है, जिसमें इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट मुश्किल और महंगा हो जाता है। टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने बैटरी पैक आधार सिस्टम के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज की हैं। ये एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हर बैटरी पैक को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लार्ज इंडस्ट्रियल बैटरीज के लिए। इसका आइडिया है बैटरीज को उनके पूरे लाइफ साइकिल के दौरान ट्रैक करना, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रीसाइक्लिंग तक। इससे प्रॉपर डिस्पोजल, सेकेंड लाइफ यूजेज और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का कंप्लायंस ईजी हो जाएगा। ज्योग्राफी और नेचुरल हैजर्ड्स पर बात करें तो इंडोनेशिया ने माउंट बुर्नी टेलोंग के लिए अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। ये आचे प्रोविंस में स्थित एक एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो है, जहां रीसेंट दिनों में साइज्मिक एक्टिविटी बढ़ी है। स्ट्रैटो वॉल्केनोज अपनी एक्सप्लोसिव इरप्शंस के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उनकी थिक लावा गैसेस को ट्रैप कर लेती है। इसलिए ऐसे अलर्ट्स डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़ में उत्तराखंड के विष्णुगढ़ पिपलाकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के टनल के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई वर्कर्स इंजर्ड हुए हैं। ये प्रोजेक्ट अलकनंदा रिवर पर डेवलप हो रहा है और एक रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर स्कीम है जो नॉर्दर्न इंडिया को पीकिंग पावर प्रोवाइड करेगा। क्लीन एनर्जी गोल्स के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान सेफ्टी एक सीरियस कंसर्न बना रहता है। जुडिशियल न्यूज़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस हैं और इन्हें लिबरली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ये फाउंडेशंस माइनिंग कंपनीज से कलेक्ट किए गए फंड्स का यूज़ माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए करती हैं, खासकर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत। वाइल्ड लाइफ न्यूज़ में ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, जो एक वल्नरेबल माइग्रेटरी बर्ड है, विंटर सीजन के दौरान मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया है। ये नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, जो माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन्स बढ़ गई हैं जब यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है जो ऑयल रिजर्व से रिच है। ऐसे डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और रीजनल स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। आखिर खबर स्ट्रेटेजिक डोमेन से है, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कार निकोबार आइलैंड पर इंडियन एयरफोर्स बेस के मेजर रनवे अपग्रेड का इनॉग्रेशन किया है। इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट सी लेन्स के पास लोकेटेड ये बेस इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है।